अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैनेजमेंट लेक्चर। सो एज यू नो कि हम लोगों ने अर्ली मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था क्लासिकल अप्रोच को। ठीक है, सो क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने ज़्यादा देखी थी वो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लासिकल अप्रोच क्या होता है और फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, इसकी एग्जाम्पल्स देखी थी और फर्दर कुछ पॉइंट्स देखे थे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, विच इज़ द पार्ट ऑफ क्लासिकल अप्रोचेस। और अगर अभी तक आप लोगों को क्लासिकल अप्रोच या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है तो आप लोग लास्ट लेक्चर ज़रूर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर वॉच करें और उसके बाद आप जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पर आएँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। अगर आपका मेन कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो इन सब को आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So what is general administrative theory? General administrative theory is the classical management theory. ठीक है, किसने पेश की थी? हेनरी फायोल ने पेश की थी। कब पेश की थी? 20th सेंचुरी में पेश की थी, इसलिए इसको क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, सो हेनरी फायोल कौन था? अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। कब पेश की थी उसने ये थ्योरी? 20th सेंचुरी में पेश की थी। और कौन सी थ्योरी पेश की थी? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पेश की थी। ठीक है, टेलर ने कौन सी थ्योरी पेश की थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हेनरी फायोल ने कौन सी थ्योरी पेश की? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। दोनों थ्योरीज कब पेश की गई थी? 20th सेंचुरी में पेश की गई थी, इसलिए ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, the aim of this theory is to identify the fundamental principles of managing organizations and to provide a framework for improving managerial effectiveness. अब आपके माइंड में यकीनन ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हेनरी फायोल ने ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्यों पेश की? तो हेनरी फायोल ये चाहता था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहे हैं ना उनको बहुत अच्छे से किया जाए। ठीक है, और अगर हम लोग उन काम को किसी एक फ्रेमवर्क के तहत कर रहे हैं, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, तो इससे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूविंग मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस। ठीक है, यानी जो भी मैनेजर टास्क परफॉर्म कर रहा है उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम लोग एक फ्रेमवर्क को फॉलो करें। ठीक है, The core idea behind general administrative theory is that organizations are systems. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि organization एक systems की तरह है that can be analyzed and improved through the application of scientific principles. ठीक है, जिनको scientific principles के तहत improve किया जा सकता है। अब scientific principle जैसे हम लोगों ने scientific management के अंदर देखा था कि अगर हम लोग एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लें और फिर हर एक पर्सन को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो टास्क असाइन करें तो हम लोग काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कॉस्ट कम से कम आएगी। ठीक है, और कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी से अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्प्लिश कर लेंगे। ठीक है, सो इसी तरह इसने कहा, यानी हेनरी फायोल ने कहा कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें एक फ्रेमवर्क के तहत तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए फायोल ने क्या किया? 5 बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस पेश किए थे। ठीक है, जिनका आपको बहुत अच्छे से पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब ये वाले फंक्शंस ऐसे हैं जिन पे हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि किसने ये 5 मैनेजमेंट फंक्शंस पेश किए थे, क्यों पेश किए थे। ठीक है, और कब पेश किए थे? 20th सेंचुरी में पेश किए थे, हेनरी फायोल ने पेश किए थे। क्यों पेश किए थे? बिकॉज वो चाह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क दे दिया जाए और उस फ्रेमवर्क के तहत वो अपने टास्क को मैनेज करे और अपनी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करे। ठीक है, सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। ठीक है, जो क्या कहती है, ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस करती है। सो वहाँ पर अगर इन मैनेजमेंट फंक्शंस को अप्लाई किया जाए तो किस तरह से काम होगा? अगर एक ऑटोमोबाइल कंपनी कार मैन्युफैक्चर करना चाह रही है, ठीक है, तो वो किस तरह से हर एक काम को करेगी? ठीक है, उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगी? प्लान करेगी। ठीक है, जो कि क्या है? नंबर 1 मैनेजमेंट फंक्शन।
ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, कंपनी गोल सेट करती है, ऑब्जेक्टिव सेट करती है, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स में देखती है कि उसे क्या कुछ करना है, किस तरह से होगा, ठीक है, कितना बजट होगा, कितनी अमाउंट लगेगी, ठीक है, कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हर चीज़ वो इसमें देख रही होगी, किसमें, प्लानिंग में, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, हर टास्क को ऑर्गेनाइज करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करना कि किस तरह के यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होंगी, उन जॉब्स की डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है, कौन कौन से रोल्स होंगे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कमांडिंग, यानी उनको जो हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं कार को बनाने के लिए, ठीक है, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, उनको कंपनी के गोल्स के बारे में आगाह करना, ठीक है, उनसे फीडबैक लेना, देखना कि उन्हें किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किन की नहीं है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड देना, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, कमांडिंग के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग नाम से जाहिर हो रहा है ना, कोऑर्डिनेट करना, यानी इंश्योर करना कि हर काम जो वो कर रहे हैं वो स्मूथली हो रहा है, उसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। यानी उस कंपनी के अंदर मुख्तलिफ जॉब परफॉर्म करने वाले लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जब वो जोड़ते हैं तो वो इजीली सब कुछ हो रहा है, रॉ मटेरियल, सप्लायर्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और अच्छे से काम हो रहा है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट मैनेजमेंट फंक्शन विच इज़ कंट्रोलिंग, ठीक है, कि हर चीज़ को मॉनिटर करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर देख रहा हो कि फ़लाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो काम नहीं कर रहा ना तो मैं उसकी सैलरी में से कुछ डिडक्ट करूँगा, ठीक है, यानी उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना। सो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो काम परफॉर्म हो रहा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छे से अचीव हो जाएगा अगर इन मैनेजमेंट फंक्शंस को फॉलो किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सब आपको समझ आ गई होगी कि हेनरी फायोल ने ये जो मेहनत की है ना, यानी 5 मैनेजमेंट फंक्शन से हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, ये उसने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इस फ्रेमवर्क को फॉलो करती है तो डेफिनेटली उसको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। सो एक और इम्पोर्टेंट काम जो फायोल ने किया है वो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मेरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप यहाँ पे भी देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो नंबर 1 है डिविजन ऑफ वर्क, नाम से जाहिर हो रहा है कि काम को डिवाइड कर देना छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिस तरह से हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर देखा था कि हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग टास्क असाइन करना ताकि वो उस काम को बहुत अच्छे से अकम्प्लिश करे। सो उसके बाद है अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी ऑर्डर्स देना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर सके, उन्हें बताना कि ये काम ऐसे करना है, वगैरह वगैरह। डिसिप्लिन यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट कायम रहे। यूनिटी ऑफ कमांड, जो भी ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है, लाइक वो एक ऑर्डर मिले, ऐसे नहीं है कि 2-3 ऑर्डर्स मिल गए हैं तो अब एम्प्लॉय को भी समझ नहीं आ रही कि उसने कौन सा ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। एक सुपीरियर जो है वो उनको ऑर्डर देगा। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी वही बात कि उनको एक डायरेक्शन के अंदर गाइड करना, ऐसे नहीं है कि उनको मल्टीपल बातें बता दी हैं, मल्टीपल टास्क असाइन कर दिए हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कौन सा वाला परफॉर्म करना है, किस प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। सो ये क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉयज़ को हमेशा उसको प्रायोरिटी देनी होगी अपने इंटरेस्ट पर। सो नंबर 7 है रीमनरेशन। रीमनरेशन क्या है कि अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है तो वो भी फेयर होनी चाहिए, यानी 2 पर्सन के पास इक्वल स्किल्स हैं, एक जैसी स्किल्स हैं तो उनकी पे भी एक जैसी होनी चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी पे उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन फेयर वेजेस होनी चाहिए। सो नंबर 8 है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग करेगा, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे, यानी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी, ठीक है। नंबर 9 इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है कि एक पूरी चेन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोएस्ट रैंक्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरह से टॉप मैनेजर है, देन मिडल मैनेजर है, देन लोअर मैनेजर्स हैं, देन नॉन मैनेजर्स हैं, तो पूरा एक क्या है, स्केलर चेन है।
नंबर 10 इज ऑर्डर, पीपल एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन ऑर्डर देता है? मैनेजर ऑर्डर देता है ना एम्प्लॉयज़ को कि आपने ये काम करना है, इस तरह से करना है, इस वक्त तक कंप्लीट कर लेना है। ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत आसान है, अगर आप इनके नाम पे फोकस करेंगे ना तो आपको इनका काम समझ आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से इक्विटी नाम से जाहिर है, फेयर होना चाहिए सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फेयर ट्रीटमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 12 इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर एम्प्लॉय को एक जॉब असाइन की गई है तो उसको देखें कि क्या वो काम सही कर रहा है, अगर वो सही कर रहा है तो उसी को दे दें वो जॉब। ठीक है, उस अगर उसकी स्किल्स उस जॉब के अकॉर्डिंग है, अगर नहीं है तो फिर उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कुछ और वैकेंसीज़ को फिल किया जा सकता है। अदरवाइज़ यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय को भी पता हो कि उसको ये जॉब मिल गई है, उसने ये काम बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि उसके माइंड में हर वक्त एक डर सा हो कि भी अगर मैं काम अच्छा नहीं करूँगा तो मैं मुझसे ये जॉब ले ली जाएगी, यानी वो फिर अपनी वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, so number 13 is initiative. Employees who are allowed to originate and carry out plans will exert high levels of effort. ठीक है, यानी एम्प्लॉयज़ जिनको टास्क असाइन किए गए हैं, ठीक है, उन जो प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एफर्ट पुट करें ताकि काम बहुत अच्छे से हो जाए। इनिशिएटिव लेना यानी एक नया काम शुरू करना, ठीक है, और बहुत अच्छे से करना। एंड द लास्ट वन विच इज़ नंबर 14, स्पिरिट द क्रॉप्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क को प्रमोट करना है, बिकॉज टीम वर्क से एम्प्लॉयज़ के दरमियान एक यूनिटी होगी। जब यूनिटी होगी तो वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो ये है ओवरऑल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आई होप कि आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की समझ आ गई होगी। आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम के अंदर जो कुछ आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो आइकन स्पेसिफिक सिंबल है इन सारे पॉइंट्स का। ठीक है, आपको इन सारे पॉइंट्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जिस तरह से हम लोगों ने 14 में देखा स्पिरिट दी क्रॉप्स में, हम लोगों ने बात की टीम स्पिरिट पे कि अगर एम्प्लॉयज़ के दरमियान यूनिटी होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी, किसी से कोई काम नहीं हो रहा होगा तो वो उसकी मदद करेंगे और इस तरह से वो अपना काम अच्छे से कर लेगा। ठीक है, अगर यूनिटी होगी तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आपको उस तरह से एक पर्सन्स का सिंबल मिल रहा है, वो मिल के हैं, यानी एक टीम को शो कर रहा है। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगा अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपनी नज़र में रखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है, किसने पेश की थी? मैक्स वेबर ने पेश की थी। एक क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है। मैक्स वेबर कौन था? एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। ठीक है, और मैक्स वेबर अपने ब्यूरोक्रेसी वाले कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा जाना जाता था। ठीक है, जो कि वो समझता है कि एक रेशनल वे है मॉडर्न सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का। रेशनल वे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम लोग रेशनैलिटी की बात करें तो मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेशनल डिसीजन मेकिंग करेंगे, यानी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। ठीक है, एविडेंस की बुनियाद पर डिसीजन लेना। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी? रेशनल वे है मॉडर्न सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का। तो Weber's bureaucracy is the type of organization characterized by the hierarchical structure, a clear division of labor, formal rules, procedures, impersonal relationships, and focus on efficiency and rationality. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वेबर्स ब्यूरोक्रेसी के अंदर शामिल थे, जिस पे वेबर्स ने फोकस किया और कहा कि ये बेस्ट तरीका है मॉडर्न सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, so according to Weber, bureaucracies are most efficient and effective way to achieve organizational goals and they are essential to functioning of modern society. ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी अच्छे से अपने फंक्शंस परफॉर्म करे तो वहाँ पर रेशनैलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। तो वहाँ पर मैक्स वेबर कहता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
सो लेट्स सी अ डायग्राम, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। इसमें हम लोगों ने बात की डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि हम लोगों ने फायोल के भी 14 प्रिंसिपल्स के अंदर देखा कि जो भी जॉब्स हैं, ठीक है, जो भी वर्क है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना, ठीक है, उनको सिंपल बनाना, हर एक टास्क को वेल ऑर्गेनाइज्ड करना, यानी हर एक टास्क को उसके स्किल्ड पर्सन तक पहुंचाना कि वो स्किल्ड पर्सन उस टास्क को परफॉर्म करेगा तो वो बहुत अच्छे से कर लेगा, ठीक है। अथॉरिटी हायरार्की यानी जो पर्सन ऑर्डर दे रहा है उसकी एक हायरार्की हो, यानी टॉप मैनेजर मिडिल मैनेजर को ऑर्डर दे रहा है, मिडिल मैनेजर देन लोअर लेवल मैनेजर को दे रहा है, लोअर लेवल मैनेजर देन नॉन मैनेजर्स को दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो उनके ज़्यादा करीब है, वो फिर अच्छे से टास्क को मैनेज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पोजिशंस ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की विद अ क्लियर चेन ऑफ कमांड, ठीक है, एक क्लियर चेन ऑफ कमांड का होना भी ज़रूरी है। क्लियर चेन अब आपको आई गेस समझ आ गई होगी। क्लियर चेन यानी ऑर्डर लेवल बाय लेवल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है नीचे, और इससे हर एक पर्सन को पता है कि उसने उसको किस तरह से परफॉर्म करना है। सो कैरियर ओरिएंटेशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पर्सन को जो जॉब असाइन हुई है, जो उसको एक टास्क मिला है, जो वो काम कर रहा है, वो उसको उसकी स्किल्स की बेस पे मिला है, ठीक है, और वो उसका क्या है, कैरियर है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो कैरियर प्रोफेशनल्स हैं, ना कि वो किसी एक स्पेसिफिक यूनिट के मालिक हैं, ठीक है। उन्हें जो काम दिया गया उन्होंने वो काम अच्छे से करना है, ठीक है, उनकी वो ऑक्यूपेशन है एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। सो ऑर्गेनाइजेशन सेम पर्सनालिटी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए इक्वल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं या ज़्यादा स्किल्ड हैं तो उनके लिए कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम ऑफ रिटन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स हैं उसके, उनको फॉलो किया जाएगा। एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक इस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। फॉर्मल सिलेक्शन, पीपल सिलेक्टेड फॉर जॉब्स बेस्ड ऑन द टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, यानी एक पूरा जो प्रोसीजर है उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, ठीक है, उसकी स्किल्स की बेस पे, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बेस पे। अगर ये सब चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों को फॉलो किया जा रहा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, जिसमें हम लोगों ने देखा डिविजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी हायरार्की, कैरियर ओरिएंटेशन, इम्पर्सनैलिटी, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉर्मल सिलेक्शन। सो नेक्स्ट है हाउ टूडेज मैनेजर्स यूज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। आज के मैनेजर किस तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर बात की कि फायोल ने 5 मैनेजमेंट फंक्शंस पेश किए थे। 5 मैनेजमेंट फंक्शंस अगर ऑर्गेनाइजेशन उस फ्रेमवर्क को फॉलो करती है तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, ठीक है। और आज के जो मॉडर्न दौर है उसमें भी ओल्ड थ्योरीज को फॉलो किया जा रहा है, यानी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स को आज भी यूज़ किया जा रहा है, स्टिल यूज टुडे। वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज एन आइडियल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी। सम ऑफ वेबर्स आइडियाज आर स्टिल यूज्ड इन बिग कंपनीज टुडे, हाउएवर मैनेजर्स फील दैट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैन स्टॉप वर्कर्स फ्रॉम बीइंग क्रिएटिव एंड स्लो डाउन द कंपनी, ठीक है। जबकि कुछ मैनेजर्स ये फील करते हैं कि अगर हम लोग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स की क्रिएटिविटी को रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स की क्रिएटिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है, लाइक उसकी अप्रोच जो है वो स्लो हो सकती है, ठीक है। Even in flexible companies like Microsoft, General Electric, some bureaucratic rules are needed to make sure everything runs smoothly, ठीक है। जिस तरह से अगर हम लोग सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा होगा इक्वली तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होगा, ठीक है। So in conclusion, general administrative theory and bureaucratic management both are amazing, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रेमवर्क्स को, इन अप्रोचेस को यूज़ करती है तो डेफिनेटली उसको उसका फ़ायदा होगा। डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पर भी, ठीक है, उसके काम पे भी। सो आई होप कि आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस, पुट इट इन कमेंट सेक्शन।
I will definitely reply you. And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!